जय हिंद एवरीवन। जितने साथी अग्निवीर के पेपर का तैयारी कर रहे हो, आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना। देखो, ये कोई लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे सभी प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के काफ़ी सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आने वाले समय में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर और पूरे प्रश्नों को देखना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। अभी कुछ टाइम पहले मैं लाइव आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाया है, इसलिए मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरे प्रश्नों को देखना कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आंसर भी देते रहना आप लोग। पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो बताओ आप लोग, मेरे भाई समझना ये है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संविधान में नगर पालिकाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सीधा सीधा यहाँ आपको ये समझना है कि संविधान संशोधन से प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो संविधान संशोधन से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको पढ़ लेना है, और वो मैं इसी क्लास में लेकर आया हूँ, अभी आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी इस टाइप तो अभी जो भी पेपर चल रहा है ना, अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। देखो, अब संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखो मेरे भाई, जो शिक्षा का अधिकार है ना, तो वो हम लोग का मौलिक अधिकार है, और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे वाले शिफ्ट में, याद रखना, क्योंकि संविधान संशोधन से पूछा गया है। तो मेरे भाई, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी के बारे में बोला है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोला जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2016 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्य और विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जिसे बाद में फिर 5 वर्ष कर दिया गया। याद रखना, जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा पीडीएफ नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम में अभी मैं भेज दूंगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा ओरिजिनल प्रश्न करके, तो उधर आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि आगे वाले शिफ्ट में काम आ जाएगा। रिपीट कर लेना, अभी तक जो पढ़े हो उसे एक साइड करना और इसे एक साइड करना। तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष किया गया था, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे वापस 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। तो अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है ना। चलो, आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे मैथ का प्रश्न है, एलसीएम पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई, 30, 35 और 60 का एलसीएम आपको बताना है। तो मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ये 420 एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका एलसीएम हो जाएगा। आप लोग इस तरह से एलसीएम ले सकते हो, जैसे 30 हो गया, 35 हो गया और 60 हो गया, इसे आप लोग काट सकते हो और लास्ट में गुणा कर देना, तो 420 आपका आएगा, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब वो छोटा से छोटा संख्या, इसका जब भाग देंगे इसमें ना, तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। इससे कोई ऐसा, मतलब इससे छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो इन तीनों से कट जाए, तीनों से कटना चाहिए, तो 420 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, सीडीएस कौन है, ये पूछा गया है। बताओ आप लोग इसका राइट आंसर।
हो जाएगा जनरल NS राजा सुब्रमणी। अब ये नए नए बने हैं तो आगे वाले शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो जनरल NS राजा सुब्रमणी है। आगे वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखना। अब वर्तमान में कौन क्या है ये आगे वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो बिपिन रावत थे। पेपर में पूछ देगा कि भारत के पहले CDS कौन थे? तो बिपिन रावत थे, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपका मैथ का प्रश्न पूछा गया है कुछ इस टाइप का, औसत वाला प्रश्न है। बोला है 5 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से तथा 5 पेन 17 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है, तो प्रति पेन औसत मूल्य क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपये बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। फिर 5 पेन 17 रुपये प्रति दर से बेचता है। 5 पेन कितने के दर से बेचता है? 17 रुपये प्रति दर से बेचता है। तो 17 का गुणा 5 में करेंगे, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 85 और 50 135 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल आपका 135 हो जाएगा पूरा योग। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या करते हैं। जो लोग NDC क्लास एप्लीकेशन से पढ़ाई किए होंगे, देखो मैं बहुत लिमिटेड प्रश्न कराया था, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा मैराथन कराया था, लेकिन उसी में से सारे प्रश्न मिले हैं, ठीक है ना। जितना प्रश्न बहुत बड़े बड़े मैराथन से मिले हैं, तो उतना प्रश्न जो मैं क्लास कराया था उधर से भी देखने को मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग पेशेंस थोड़ा सा धैर्य बनाकर करना है, कर ले जाओगे, ठीक है ना। रनिंग का भी तैयारी करना, अच्छे से रनिंग करोगे तो हो जाएगा आपका। औसत का सूत्र होता है कुल राशियों का योग। तो मेरे भाई टोटल राशियों का योग कितना हुआ है? 85 और 50 135 हुआ है, तो 135 ऊपर रखो। और बट्टे में टोटल संख्या कितना है? 5 पेन यहाँ पर है, 5 पेन यहाँ पर है, तो टोटल 10 है, ठीक है ना। तो आपका औसत निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। जब भाग दोगे तो यहाँ पर 10 का भाग दोगे 135 में, 10 का नाम 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, इसे दे देगा 10 यहाँ 30, फिर आपका 10 बचे 50, तो 13.50 रुपया, ठीक है ना। 13.50 रुपया जितने लोग भी बताए हो राइट बताए हो। तो मैथ का कुछ ऐसा पूछा गया है। आगे भी है कुछ प्रश्न मैथ का और रीजनिंग का भी है और जीके का भी, आप लोग देखो। नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस विषय का प्रावधान किया गया है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कई बार मैं आपको बताया हूँ, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है ना। याद रखना ऑप्शन बी, ये इससे पहले भी पूछा गया था। कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो रिवीजन हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जिस टाइप का ये प्रश्न पूछा गया है कल वाले शिफ्ट में, तो उस टाइम के काफ़ी सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। देखो रिवीजन आप लोगों को करके जाना है। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है, ठीक है ना। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो 14 में है। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया उपाधियों का अंत। याद रखना, कई बार पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी देता है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा का गारंटी देता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? तो मेरे भाई अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे भाई ये अनुच्छेद आपका 61 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 360 के तहत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है, ठीक है ना। चलो अब ये प्रश्न पूछा गया था भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो फिल्म से रिलेटेड जितना प्रश्न पूछा जा सकता है ये पूरा मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और हजारों बार मैं इस प्रश्न को यूट्यूब पर कराया हूँ।
बताओ आप लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हो। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो ये सभी साथियों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ। राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। अब देखो फिल्म से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, ये आप लोग देख लो। क्या पता आपके शिफ्ट में फिल्म से रिलेटेड दूसरा पूछ रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। मूक फिल्म पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र, और भारत की पहली बोलती फिल्म पूछेगा तो आलम आरा, ठीक है ना। इसके निर्देशक कौन थे? तो आरदे सिर ईरानी थे। और मेरे भाई ये 1931 में रिलीज हुआ था। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो किसान कन्या 1937 में रिलीज हुआ था। ठीक है ना, याद रखना। फिल्म से रिलेटेड पूछा गया है तो सारा फिल्म से रिलेटेड मैं प्रश्न ला दिया हूँ। यह है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी? तो देविका रानी थी, ठीक है ना। याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हस्ती कौन थी? तो देविका रानी थी। ऑस्कर पुरस्कार पाने जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। चलो आपका नेक्स्ट है, फिल्म से रिलेटेड यहाँ पर भी है कुछ प्रश्न, इसे भी आप लोग देख लो। यहाँ पर आपका है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले एकमात्र भारतीय सिनेमाकार कौन है? तो सत्यजीत रे है, ठीक है ना। 1992 इसका हो जाएगा। भारत में निर्मित पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो ये आपका नूरजहां हो जाएगा 1931 में, ठीक है ना। अंग्रेजी फिल्म अगर बोलेगा तो नूरजहां हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म को सबसे पहले ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था? तो मदर इंडिया को 1957 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था मदर इंडिया को, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना आप लोग। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब और कहाँ किया गया था? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में ल्यूमिनियर ब्रदर्स के द्वारा पहली बार मतलब क्या किया गया था? पहली बार क्या किया गया था मेरे भाई? पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इसे भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? अगर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ देता तो अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? कई बार आपको बताया गया है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, जो वर्तमान में पीएम है वहीं आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये मेरे भाई सीईओ अगर पूछा है तो सीईओ कौन हो जाएंगे? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे मेरे भाई? सुब्रमण्यम हो जाएंगे सीईओ। ऑप्शन सी जितने लोग बताए हो राइट बताए हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इससे पहले भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर पद्म विभूषण हो जाएगा। गिनती करते रहना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल में 16 गज का हिट शब्द प्रयोग होता है? तो देखो मेरे भाई, जिस खेल से रिलेटेड जो भी शब्द प्रयोग होता है वो सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में करा दिया था और पीडीएफ में मैं दे भी दिया था। अब वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, वो आपके ऊपर है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद करना है। तो इसका राइट आंसर कितने लोग हाँ की बता रहे हो? जितने भी साथी हाँ की बता रहे हो राइट बता रहे हो, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हजारों बार बताया हूँ। बताओ मेरे भाई कितना बार बताया हूँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओयू, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये सब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये पॉइंट याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पेशल मैं क्लास ही करा दिया हूँ। भारत में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? भारत ने जैसे बोला, भारत में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए समर्थन किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो मेरे भाई अच्छा प्रश्न है, पड़ोसी देश पूछा है ना। जब पड़ोसी देश बोलेगा, भारत में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो मैथ का प्रश्न पूछा गया था, सारा प्रश्न आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अभी आप लोग का मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा, कुछ नहीं देख पाऊंगा, बस आपको क्लास देखते रहना है स्पीड करके। 1080 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? लास्ट में क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है ना। साधारण ब्याज मतलब एसआई पूछ रहा है, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। एसआई बराबर होता है पीआरटी बट्टा 100, ठीक है ना।
तो मेरे भाई SI का सूत्र आप लोग लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। SI बराबर P कितना है, मूलधन कितना है, 1080 है, 1080 हो जाएगा। फिर आपका गुणे R कितना है, 10% है, तो यहाँ पर आपका 10% हो जाएगा। गुणे T कितना है, टाइम आपका 1 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर रख लो, ठीक है ना। और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट दो, 108 रुपया आपका SI बचा। और यही पूछा था, 108 का अगर गुणा करोगे एक में तो एक ही होगा, 108 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका 108 रुपया हो जाएगा। चलो मेरे भाई आपका नेक्स्ट है, 500 का 40% कितना होगा। देखो मेरे भाई मैथ का प्रश्न पूछा गया था, कौन नहीं कर देगा बताओ। 500 का मतलब गुणा हो जाएगा, 40% पूछ रहा है तो 40% मतलब बट्टा में 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 चौको 20 हो जाएगा। 1 जीरो है, 1 जीरो रहेगा ही रहेगा। तो मेरे भाई 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बताए हो राइट बताए हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका बता दो। तो बोला गया मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। अगर बोल देता कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है तो मुख से हो जाता, लेकिन पूरा पाचन कहाँ पर होता है तो छोटी आंत में होता है। हजारों बार आपको बताया गया है। एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारा प्रश्न ओरिजिनल है, पूछा गया प्रश्न है। लेकिन जो प्रश्न थोड़ा ईजी रहते हैं वही स्टूडेंट लोग बता पाते हैं। जो प्रश्न बहुत टफ रहते हैं तो वो प्रश्न नहीं याद हो पाता है, वो प्रश्न नहीं बता पाते हैं। लेकिन ये जो पूछा गया है सारा ओरिजिनल है, ठीक है ना। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं तो 4 कोष्ठक होते हैं, कई बार आपको बताया गया है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर पूछा गया था कि 67, 69, 50, 40 और 29 का औसत। ये औसत बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या करना है, औसत का सूत्र लगा देना है, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या। औसत का सूत्र आपको लगा देना है, औसत बराबर कुल राशियों का योग होता है और बट्टे में कुल राशियों का संख्या होता है, ठीक है ना। कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या होता है, ठीक है ना। मेरे भाई औसत का सूत्र ये होता है, औसत यहाँ योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 67 हो गया, कुल राशियों का योग मतलब सब जोड़ दो, 67 हो गया, फिर आपका 69 हो गया, फिर आपका क्या हो गया प्लस 50 हो गया, ठीक है ना। फिर आपका प्लस क्या हो गया 40 हो गया, और फिर आपका 29 हो गया। इसे आपको जोड़ देना है और बट्टे क्या कर देना है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है यहाँ 5 कर देना है, ठीक है ना। अब सब आपको जोड़कर 5 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सब जोड़ोगे तो आपका 255 हो जाएगा, आप लोग जोड़ लेना, ठीक है ना। उसे आप लोग जोड़ लेना, औसत ये सब जोड़ोगे तो आपका 255 हो जाएगा। और बट्टे में 5 है तो 5 रहेगा, इसे जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 5 1 5, 51 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है ना। 51 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया था, यदि एक आयत की लंबाई, ये अच्छा प्रश्न है। और देखना, मुझे याद तो नहीं है किस वीडियो में कराया हूँ, पता नहीं एप्लीकेशन में कराया हूँ या यूट्यूब पर कराया हूँ, लेकिन सेम टू सेम यही प्रश्न कराया हूँ, अंक भी नहीं बदला है। मुझे पता नहीं है किस क्लास में कराया हूँ, लेकिन सेम ये प्रश्न कराया हूँ। यदि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और उसके अंदर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है मेरे भाई। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का। आयत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर कुल क्षेत्रफल का बात करोगे, देखो आयत का अगर कुल क्षेत्रफल का बात करोगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, फिर गुणे 25 सेंटीमीटर, तो 25 चौको 100। अगर कुल क्षेत्रफल का बात करोगे तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल क्षेत्रफल आपका 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अंदर का आपको देखना है, ठीक है ना, अंदर का क्षेत्रफल आपको देखना है। बोल रहा है कि और उसके अंदर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो जो 2 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो 2 सेंटीमीटर लंबाई भी होगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगा, तो 4 सेंटीमीटर हम घटा लेंगे, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 40 में से, ठीक है ना मेरे भाई। तो अंदर के आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर अंदर का आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये बताओ आप लोग मेरे भाई। 40 सेंटीमीटर इसका लंबाई है, ये आप लोग रहने दो, और माइनस 4 सेंटीमीटर कर दोगे तो आपका 36 सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा अंदर का हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई लंबाई ये आपका हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल तो टोटल हुआ, अंदर का लंबाई आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर का लंबाई आपका हो जाएगा आयत का लंबाई। और मेरे भाई अंदर का आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, चौड़ाई में आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका कितना है, लंबाई 40 है, चौड़ाई आपका 4 है, ठीक है ना।
चौड़ाई आपका 4 नहीं, चौड़ाई आपका 25 है। तो 25 सेंटीमीटर में हम लोग क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। क्यों -4 कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि 2 सेंटीमीटर आपका चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों हो जाएगा, तो 2 2 4 आपका 4 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर बचेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना। चलो सही है, 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब देखो अंदर का जो आपका लंबाई चौड़ाई है, इसे आप लोग गुणा करके देख लो। अंदर का जो टोटल है, अंदर का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, अंदर का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका 36 सेंटीमीटर है, गुणे चौड़ाई आपका 21 सेंटीमीटर है। तो 36 का 21 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 का 21 में गुणा करोगे तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपका बोल रहा है कि तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम ये प्रश्न मैं आपको बताया हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो 1000 है, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, जो अंदर का है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 में से 750 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250 आपका हो जाएगा ना। 756 यहाँ पर आपका 756 होगा, 750 नहीं होगा। यहाँ पर 756 होगा, इसे 756 आप लोग कर लेना। जब आप गुणा करोगे ना, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका 756 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी आप 756 करोगे, यहाँ भी आप क्या करोगे, 756 करोगे, ठीक है ना। तो 1000 में से 756 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 244 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 244 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर, ये जितने लोग ऑप्शन बी बताए हो राइट बताए हो। देखो समझना ये है, टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई 1000 सेंटीमीटर है कुल क्षेत्रफल, और अंदर का टोटल कितना है, तो 756 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 1000 में से 756 सेंटीमीटर घटा देंगे तो जो भी आपका रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। 244 सेंटीमीटर है। आपका नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायाधीश चंद्रचूड़ के बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी मैं आपको बताया हूँ, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखो ये जो प्रश्न पूछा गया है नौसेना दिवस, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, उसका कारण क्या है, तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था, ठीक है ना। कराची बंदरगाह पर हमला हुआ, और मतलब वो वहाँ पर जीत हुआ, ठीक है ना। तो उसी के याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। इसका आदर्श वाक्य क्या है, इंडियन नेवी जो है, तो इसका आदर्श वाक्य है 100 नौ वरुण। इसका मतलब क्या होता है आदर्श वाक्य, देखो इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य 100% पूछेगा, रिकॉर्डिंग कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन आदर्श वाक्य पूछेगा। तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य याद रखना। इंडियन नेवी का है 100 नौ वरुण, ठीक है ना। जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो, इसका अर्थ होता है। नौसेना के जनक कौन है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज नौसेना के जनक माने जाते हैं। नौसेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना का टोटल कमांड 3 है। तीनों कमांड के बारे में मैं आपको बताया हूँ, मुंबई है, विशाखापट्टनम है और कोची है, ठीक है ना। पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, आर डी कटारी है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है, देखना ये इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आर डी कटारी है, याद रखना आप लोग। पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। पहली परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो INS अरी है, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर है 4:5 के समतुल्य अनुपात का एक उदाहरण क्या है, बताओ। 4:5 के समतुल्य अनुपात का एक उदाहरण क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 4:5 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलना है आपको। अगर 4 में आप 2 का गुणा कर देते हो, अनुपात 5 में भी अगर आप सेम 2 का गुणा कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा अनुपात, 5 में 2 का गुणा करोगे 5 दूना 10, 8:10 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बताओ इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया। अब कोशिका से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारा प्रश्न मैं लेकर आया हूँ।
तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दो, देखते हैं कितने लोग बताते हो। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया मेरे भाई, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। मेरा गला बैठ रहा है, इतना गर्मी लग रहा है ना, मैं क्या आप लोगों को बताऊं। रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कोशिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया 1674 में। देखो जो रॉबर्ट हुक है ये 1665 ईस्वी में मेरे भाई ये मृत कोशिका का खोज किए थे, लेकिन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का खोज किया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये मेरे भाई अंडाणु है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा कोशिका है तो वो अंडाणु है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो माइकोप्लाज्मा है। ये सब प्रश्न कोशिका से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया था कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था। जो वेल्लोर विद्रोह है ये कब हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आगे पूछा जा सकता है। मैं प्रश्न भी लेकर आया हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1806। कितने लोग बता रहे हो वेल्लोर विद्रोह, जितने भी साथी 1806 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। बाकी वेल्लोर विद्रोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर में हुआ था। इसे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला बड़ा सैनिक विद्रोह माना जाता है, ठीक है ना। जो इंडियन रिवेलिएशन ऑफ 1857 से लगभग 51 वर्ष पहले हुआ था। देखो भारत में पहला स्वतंत्रता का युद्ध किसे माना जाता है, 1857 के क्रांति को माना जाता है। लेकिन 1857 से 51 वर्ष पहले एक वेल्लोर का लड़ाई हुआ था, वेल्लोर युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे अब ये हमेशा रिपीट होगा, ठीक है ना। वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था और 1857 में 1857 का क्रांति हुआ था, ठीक है ना। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, तो 10 जुलाई 1806 में हुआ। वेल्लोर विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो ये वेल्लोर में ही हुआ था। वेल्लोर विद्रोह किसके विरुद्ध था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। वेल्लोर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो सैनिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप और नई वर्दी संबंधित नियम। वेल्लोर विद्रोह में किस सेना के सैनिक शामिल थे, तो मद्रास सेना के भारतीय सिपाही थे। वेल्लोर विद्रोह किसने दबाया, तो ब्रिटिश सेना ने वेल्लोर विद्रोह को दबा दिया। वेल्लोर विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग था, ठीक है ना। ये मद्रास के गवर्नर थे। नेक्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर वेल्लोर विद्रोह को 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, तो अग्रदूत कहा जाता है। वेल्लोर विद्रोह को 1857 की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। वेल्लोर किले में किस शासक के परिवार को रखा गया था, तो टीपू सुल्तान के परिवार को वेल्लोर के किले में रखा गया था। वेल्लोर विद्रोह कितने समय में दबाया गया, तो लगभग 1 दिन में इसको दबा दिया गया था, ठीक है ना। वेल्लोर विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो नई टोपी और नई वर्दी पहनने का आदेश। देखो वेल्लोर विद्रोह इसलिए नई चर्चा में आया, ये तमिलनाडु में है वेल्लोर एक जगह, ठीक है ना, वहीं से हुआ। इसको 1 दिन में ही दबा दिया गया, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में नहीं आया। और 1857 की क्रांति बहुत दिन तक चला था, इसीलिए वो चर्चा में था, ठीक है ना। वेल्लोर विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था, ठीक है ना। चलो ये प्रश्न पूछा गया था। 6241 का वर्गमूल, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 79 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखो एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। अगर सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पूछेगा तो ये आपको क्या करना है, पूछा गया है, ये भी प्रश्न इसी बार पूछा गया है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ये आपको बताना है, ठीक है ना। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये भाई आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा,
जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। काली मिट्टी बिल्कुल राइट, इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। आमाशय की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमाशय की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ मेरे भाई। ऑप्शन बी जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ठीक है ना। एंटासिड बता रहे हो, राइट बता रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है मैथ का। 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,000 कितने समय में हो जाएंगे? मेरे भाई देखो 10,000 रुपया है, ठीक। जो आपका पी है, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, पी कितना है? 10,000 रुपया है आपका, ठीक है ना। बोला है कि 15,000 कितने में, अमाउंट आपका 15,000 है। अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना है? 15,000 रुपया है मिश्र धन, ठीक है ना। बोला कितने समय में हो जाएगा। यहाँ पर दर कितना दे, दर मतलब आर 5% दे दिया है और टाइम पूछ रहा है, टी आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई एक सूत्र आप लोग लगाओ, एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100। मेरे भाई एस आई कितना हो जाएगा? 10,000 से 15,000 हो गया है, तो साधारण ब्याज कितना हुआ होगा? 5,000 हुआ होगा। तो एस आई के जगह पर 5,000 आप लोग रखो। एस आई बराबर पी आर टी होता है ना, तो पी आपका 10,000 है, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। फिर गुड़े आर कितना हो जाएगा? आर आपका 5 है तो आपका 5 हो जाएगा। गुड़े टी नहीं दिया है तो टी यहाँ पर रहने दो और बट्टा में आप लोग 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। और 5 से ये 50 को काट सकते हो, 5 दाम में 50, इधर बचा आपका टी, तो टी आपका 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। टी आपका कितना वर्ष हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। जितने भी साथी 10 वर्ष बताए हो राइट बताए हो। चलो मेरे भाई इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने साथी बताते हो। बोलते बोलते गला बैठ जाता है मेरे भाई। जितने भी साथी फेलोपियन ट्यूब बता रहे हो राइट बता रहे हो। युग्मनज का निर्माण पूछा गया था साइंस में, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है कि स्पीडोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मापक यंत्र बहुत सारा मैं लेकर आया हूँ, तो उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गति। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। स्पीडोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका गति हो जाएगा। चलो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख लो ध्यान से। स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर गति मापता है। इस स्पीडोमीटर किस वाहन में लगाया जाता है? तो कार, बाइक, बस, ट्रक में लगाया जाता है। स्पीडोमीटर की गति की एसआई इकाई क्या है? तो प्रति मीटर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वाहनों में स्पीड सामान्यतः किस इकाई में दिखाई जाती है? तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिखाया जाता है। ओडोमीटर क्या मापता है? तो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी। पेपर में पूछ देता है कि पहियों द्वारा तय की गई कुल दूरी को किससे मापते हैं? तो मेरे भाई किससे मापते हैं? ओडोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में क्या अंतर है? तो स्पीडोमीटर गति मापता है और ओडोमीटर दूरी मापता है, ठीक। स्पीडोमीटर क्या मापता है? गति मापता है कि भाई कितना गति से चल रहा है, और ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। टेकोमीटर क्या मापता है? तो इंजन की घूर्णन गति मापता है। बैरोमीटर किसे मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। थर्मामीटर किसे मापता है? तो जो हम लोग का तापमान रहता है थर्मामीटर मापता है। हाइग्रोमीटर किसे मापता है? तो वायु की आर्द्रता को मापता है। ए मीटर किसे मापता है? विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो विभवांतर को मापता है। स्पीडोमीटर में दिखाई जाने वाली गति किस प्रकार की होती है? तो तत्कालीन गति होती है। किस यंत्र में समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो फायदोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो सीस्मोग्राफ होता है, याद रखना आप लोग। ये सारा स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो नेक्स्ट है 1855 से 56 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? देखो कैसा प्रश्न पूछ दिया है, विद्रोह वाला पूछा गया है। 1857 के पहले वाला देखो, सबसे पहले 1806 वाला भी पूछा था, ठीक। वेल्लोर वाला भी पूछा था। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया है? 1855 से 56 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो जितने भी साथी संथाल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, संथाल जनजाति ने, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर निशानेबाजी हो जाएगा, तीरंदाजी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बल्ब में तार की कुंडली का तंतु किसका बना होता है? बल्ब में तार की कुंडली का तंतु किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ये है कि मुंबई का बब्बर शेर किसे कहा जाता है? बताओ आप सभी साथी, मुंबई का बब्बर शेर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता को मुंबई का बब्बर शेर कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा गया था भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो बताओ मेरे भाई, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जितने भी साथी ज्ञानेश कुमार बता रहे हो, राइट बता रहे हो। वर्तमान में कौन क्या है आपको बताया गया है। नेक्स्ट मैथ का प्रश्न ये पूछा गया है, 120 को 130 करने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो मेरे भाई देखो, 120 पहले था, ठीक। मान लो आपका सीपी 120 है, ठीक। मान लो आपका क्रय मूल्य 120 है और एसपी सेलिंग प्राइस आपका 130 है। तो टोटल कितना बढ़ गया है? 10 रुपया बढ़ गया है। बोला है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है ना 10 रुपये का। प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र होता है प्रॉफिट 10 रुपये का, सीपी आपका 120 है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है ना। 10 से 10 काट दो, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और बट्टे में 3 हो जाएगा। तो 25/3 को जब यहाँ तोड़ोगे तो 3/24 हो जाएगा। 3 तिरिकना 3 तिरिकना 8.33% जितने लोग बताए हो, राइट बताए हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका बताओ आप सभी साथी। वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, इससे पहले अनिल चौहान जी थे, ठीक है ना। और प्रथम सीडीएस पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? बिपिन रावत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि रोहिलखंड का मैदान किस नदी से संबंधित है या किस नदी के क्षेत्र में आता है? तो बताओ मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामगंगा नदी। जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है ना मेरे भाई, तो बताओ सहारा मरुस्थल हो जाएगा। पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लो। पूरे विश्व का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। भारत का लंबी नदी पूछ देगा तो गंगा हो जाएगा। यहाँ है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर झील हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है जो राजस्थान में है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील हो जाएगा जो उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा जो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलो मेरे भाई आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, बोला गया है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? देखो आर्य समाज का स्थापना पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था, तो मेरे भाई ये कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है ना। मुंबई जितने भी साथी महाराष्ट्र बताए हो, राइट बताए हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजनानंद थे। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापन करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लाहौर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1877 में लाहौर में आर्य समाज का स्थापना हुआ था, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिया गया है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो आर्य समाज ने चलाया, ठीक है ना। भारत में DAV स्कूलों की शुरुआत किसने की? तो महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया, कलकत्ता में, ये भी पूछा जा सकता है। आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनराजागरण का अद्भुत किसे कहा जाता है? अग्रदूत किसे कहा जाता है? सॉरी अद्भुत बोल दिया, अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के किस गवर्नर जनरल में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 में, ठीक है ना। ये मैं 1857 के क्रांति में भी बताया था। नेक्स्ट है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया।
बंगाल के बेलूर मठ में किया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? 1893 में दिया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया, मुंबई में किया। सत्य शोधक समाज 1873 की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में की थी। यहाँ पर है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो मेरे भाई अडयार चेन्नई में था, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, याद रखना आप सभी साथी। जापान की मुद्रा पूछा गया था, तो जापान का मुद्रा आपका एन हो जाएगा, मुद्रा से रिलेटेड पूछा जाता है, कई बार मैं आपको बताया हूँ। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई मेघालय में है, शिलांग में है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ठीक है ना, इसका स्थापना 1835 में हुआ था, पूछा जा सकता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, पहले ही बताया हूँ। IAF जिसे इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बोला गया है कि भारत के प्रथम सिख मंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम सिख मंत्री थे ये कौन थे मेरे भाई? ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी मानी जाती है? तो 106 किलोमीटर। कितने लोग बता रहे हो? जितने भी साथी 106 किलोमीटर बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो मेरे भाई आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बताओ। यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बताओ आप सभी साथी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, सारनाथ बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। देखो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। PDF नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लूँ, क्लास चल रहा है ना। मैं वैसे नहीं ना बोले जा रहा हूँ, नहीं तो क्या मतलब निकलेगा। गौतम बुद्ध के बारे में देख लो। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो बोध गया बिहार में हुई, ठीक है ना, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी में दिए। गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, ठीक है ना, कौशल देश की राजधानी है। महात्मा बुद्ध में के महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ, याद रखना आप सभी साथी। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है, ठीक है ना। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ, अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो वैशाली में हुआ, ठीक है ना, कालाशोक के शासनकाल में हुआ, याद रखना आप सभी साथी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? और इसके बौद्ध धर्म किन चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया? देखो जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। तो ये मेरे भाई कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना, कनिष्क के समय में हुआ था। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया गौतम बुद्ध। फिर महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ये सब आपका रिवीजन हो रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर है, आप लोग देख लो। यहाँ पर है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? तो पहला उपदेश राजगिरी में दिया था, ठीक है ना, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भी बोला जाता है, ठीक है ना। महावीर स्वामी को निर्वाण मतलब महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ? तो पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? जितने भी साथी 26 जुलाई बता रहे हो, राइट बता रहे हो। INS अरिहंत किस प्रकार की एक पनडुब्बी है? तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, परमाणु शक्ति चलित
बैलिस्ट मिसाइल पनडुब्बी बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लो। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्ट मिसाइल पनडुब्बी है। यह भारत की परमाणु तिकड़ी हवा, जमीन और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना, याद रखना इसे। भारतीय नौसेना की प्रमुख पनडुब्बियां हैं, उसे आप लोग देख लो। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी जो रूस से लीज पर ली गई थी? तो INS चक्र था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। भारत में निर्मित पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम? तो INS अरिहंत हो जाएगा। INS अरिघाट किस प्रकार की पनडुब्बी है? यह भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्ट मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। यहाँ पर है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाती है? तो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाती हैं। ठीक है ना, ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं तो ये डीजल और इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियाँ होती हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों के नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट 75 में जो पनडुब्बियाँ बनाई जाती हैं इंडियन नेवी के लिए, तो 6 पनडुब्बियों का नाम क्या क्या है? याद रखना, जब पढ़े रहोगे तो आएगा तो कर ले जाओगे। INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS बागसीर। ठीक है ना। विमान पोत और युद्धपोत आप लोग देख लो। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत है, और मैं नेवी के लिए विक्रांत बैच लाया भी था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास कौन से 2 सक्रिय विमान वाहक पोत है? तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। ठीक है ना, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ भी है, इसे भी आप लोग देख लो। INS विक्रमादित्य को भारत ने किस देश से खरीदा था? तो जो INS विक्रमादित्य है इसे भारत ने कहाँ से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था, याद रखना आप लोग। भारत का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर कौन सा था? तो ये INS राजपूत था। ठीक है ना। कुछ मिसाइलें हैं। भारत की प्रमुख घाती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है जिसे पनडुब्बी और जहाज़ों से भी दागा जा सकता है? तो ब्रह्मोस है। ठीक है ना, भारत और रूस का। ठीक है ना। यहाँ पर आपका देखो गला बैठ जा रहा है, जब अभी गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं सोचा हूँ कि जो प्रश्न पूछे गए हैं सारा प्रश्न मैं करा दूँ। यहाँ पर है INS अरिहंत पर तैनात की जाने वाली पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो K-15 सागरिका है। ठीक है ना, और K-4 मिसाइल है। भारतीय नौसेना का मुख्य लड़ाकू विमान कौन सा है जो विमान वाहक पोत से उड़ान भरता है? तो ये मेरे भाई MiG-29 के है। ठीक है ना, याद रखना। और हाल ही में राफेल M को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को 1971 ऑपरेशन के तहत। भौतिक विज्ञान के अनुसार चाल कैसी राशि है? तो जो चाल है वो कैसी राशि है मेरे भाई? ये अदिश राशि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बताओ कौन सा देश है? बताओ मेरे भाई। जितने भी साथी पाकिस्तान बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, 9 प्रश्न और है। अमेजन के वर्तमान में CEO कौन है? देखो, यूट्यूब के CEO, अमेजॉन के CEO, फ्लिपकार्ट के CEO, फेसबुक के CEO, ये सब आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई NDJC है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, रीजनिंग का प्रश्न है। ये प्रश्न तो मैं हर बार कराता था, हर शिफ्ट में कराता था। ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाया है, लेकिन बोला है यदि किसी पंक्ति में राजकुमार बाएं से 5वें स्थान पर है और दाएं से 5वें स्थान पर है तो कुल पंक्तियों की संख्या मेरे भाई 5 + 5 - 1 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 5 × 5 = 10 - 1। ठीक है ना, 10 में से 1 जाएगा, आपका 9 बच जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बताओ। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिड़ला भवन में हुआ था। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का प्रमुख द्वीप समूह कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का प्रमुख द्वीप समूह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वर्ष 2025 की राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीती? देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, SSCB। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के दक्कन पठार से पूरब दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? देखो पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ बहुत अच्छे से मैं आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक प्रश्न और बचा है, चश्मों में सामान्यतः आवश्यकता अनुसार किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर या अवतल लेंस, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार किया जाता है। चलो आपका नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है, अब जाकर मैं पानी पीऊँगा गरम गरम, ठीक है ना। दूरी का सबसे बड़ा प्रचलित मात्रक कौन सा है, बताओ आप सभी साथी। बहुत बढ़िया, जितने भी साथी प्रकाश वर्ष बता रहे हो, राइट बता रहे हो। अभी आप लोगों का पूरा 1 जून के ओरिजिनल पेपर समाप्त हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का प्रश्न, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, जो 2 जून को पूछा गया है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, वो भी मैं ला दूंगा। जय हिंद।